नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कांग्रेस और बीजेपी को डिफेंस पैरामीटर के थ्रू। कंपैरिजन होगा फायर पावर, पॉलिसीज, नेशनल सिक्योरिटी, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन पे। और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसीज की। पॉलिसीज की बात करें तो कांग्रेस के समय में इंडियन आर्मी के लिए कोई भी मेजर पॉलिसीज नहीं लाई गई। वहीं बीजेपी ने सालों से अटकी वन रैंक वन पेंशन को लागू किया और एक नई सीडीएस ऑफिसर पोस्ट को बनाया। वन रैंक वन पेंशन की बात करें तो इसका मतलब यह है कि एक ही रैंक के रिटायर्ड होने वाले ऑफिसर्स को एक जैसी पेंशन मिलेगी। मतलब अगर 1980 में जो कर्नल रिटायर्ड हुए हैं उनको आज के समय में रिटायर्ड हुए कर्नल जितनी पेंशन मिलेगी। वन रैंक वन पेंशन की डिमांड बहुत सालों से हो रही थी। कांग्रेस ने अपने टेन्योर में इसमें ध्यान नहीं दिया। 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने पहली बार वन रैंक वन पेंशन की बात कही थी, पर तब तक बहुत देरी हो चुकी थी, क्योंकि कांग्रेस ने इतने साल तक सत्ता में रहने के बाद भी ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं की। इलेक्शन जीतने के लिए ये बात मैनिफेस्टो में कह दी थी, पर यह चाल सबने पकड़ ली। बीजेपी जैसे ही सत्ता में आई, उन्होंने 2015 में वन रैंक वन पेंशन को इंप्लीमेंट कर दिया, जिससे 3 मिलियन एक्स सर्विसमैन और विडोज को इस स्कीम से फायदा हुआ। सीडीएस, चीफ डिफेंस स्टाफ की डिमांड 1999 के कारगिल युद्ध के बाद से हुई थी, पर कांग्रेस अपने टेन्योर में ये पोस्ट नहीं लाई। बीजेपी ने 2019 में सीडीएस की पोस्ट बनाई। सीडीएस युद्ध के समय सेनाओं के तीनों अंगों लैंड फोर्स, एयर फोर्स, नेवी फोर्स के बीच तालमेल को बैठाता है, जिससे युद्ध के समय सेनाओं के बीच आपस में कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो और उनकी मारक क्षमता को बढ़ाया जा सके। आज के समय में माना जाता है कि एक शॉर्ट वॉर के लिए देशों के पास कम से कम 20 दिनों तक लड़ने लायक एम्यूनेशन होना चाहिए। जब अटल जी की सरकार थी तो उस समय भारत के पास 20 दिन तक लड़ने लायक एम्यूनेशन था, पर जैसे ही 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद से भारत के एम्यूनेशन स्टॉक के दिन कम होने लगे। और जब 2014 में कांग्रेस की सरकार गई, तब भारत के पास सिर्फ 10 दिन तक लड़ने लायक एम्यूनेशन बचे थे। एम्यूनेशन स्टॉक के दिन कम होने के पीछे का मेन रीजन ये है कि जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई, उसने डील तो बहुत की, पर डील को कंप्लीट नहीं किया, जिसके चलते भारत के वेपन अपग्रेड नहीं हुए। उसके अलावा कांग्रेस नए वेपन भी बहुत कम खरीद रही थी। इंडियन आर्मी को पुराने वेपन यूज करने पड़ते थे, जिसके चलते भारत का एम्यूनेशन स्टॉक धीरे धीरे कम होता गया। जब कांग्रेस सत्ता से गई, तब भारत के एम्यूनेशन स्टॉक में सिर्फ 20% हथियार ही सेटिस्फैक्ट्री थे, जो 10 दिन तक जंग में टिके रहते। कांग्रेस ने एम्यूनेशन स्टॉक को कम करने के साथ साथ वेपन्स की क्वालिटी पे भी ध्यान नहीं दिया। पर जैसे ही मोदी सरकार आई, उन्होंने जितनी भी डिफेंस डील पेंडिंग थी उन्हें कंप्लीट किया, वेपन्स को अपग्रेड कराया, न्यू वेपन्स खरीदे, जिसके चलते आज के समय भारत के पास 40 दिन तक लड़ने लायक एम्यूनेशन स्टॉक है। मतलब अब भारत बिना रुके 40 दिन तक युद्ध कर सकता है। इसके अलावा अब बीजेपी चाइना और टू फ्रंट वॉर की तैयारी कर रही है। टू फ्रंट वॉर मतलब मान लो कल को भारत की लड़ाई चाइना से होती है, तो चाइना की मदद के लिए पाकिस्तान भी युद्ध में उतर सकता है। तो उसके लिए इंडियन आर्मी को पहले से तैयार होना पड़ेगा, और भारत सरकार अब ये कर भी रही है। भारत सरकार ने एक टारगेट सेट किया है कि 2022-23 तक इंडियन आर्मी को टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार कर लिया जाएगा, और भारत 10 दिन तक इंटेंसिव टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार हो जाएगा। और फिर उसके बाद इंडियन आर्मी को 30 दिन तक टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार किया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भारत नेशनल सिक्योरिटी में बहुत वीक था, और ये आपने भी देखा होगा। आए दिन कोई ना कोई बॉम्ब ब्लास्ट, टेरर अटैक होते रहते थे, और कांग्रेस उन्हें रोकने के लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठाती थी। पर जैसे ही बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, उनके लिए नेशनल सिक्योरिटी एक मेन मुद्दा बना हुआ है, और ये देखने को भी मिल रहा है। बीजेपी सरकार कश्मीर को लेकर काफी सीरियस है। देश की सिक्योरिटी को लेकर बीजेपी ने कश्मीर में से आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया। वही कांग्रेस आजादी के बाद से लेकर अब तक कश्मीर इशू पे कभी भी सीरियस नहीं दिखाई दी है। उनके समय में ही कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, उनके लिए उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। उल्टा कांग्रेस अब ये कह रही है कि जब वो सत्ता में वापस आएंगे तो कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को दोबारा लाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी को लेके कांग्रेस कभी भी सीरियस नहीं हुई है, जिसके चलते उनके टेन्योर में भारत में अब तक का सबसे बड़ा टेरर अटैक देखने को मिला है। कांग्रेस ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, और ये बात तो अब बराक ओबामा ने भी कह दी है। उल्टा कांग्रेस इसे आरएसएस की साजिश घोषित करने में लगी हुई थी। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो उड़ी और पुलवामा में हुए हमले के बाद भारत ने स्ट्राइक की, जिसे अब पाकिस्तान ने भी मान लिया। तो ये बहुत बड़ा अंतर दोनों पॉलिटिकल पार्टी के बीच में देखने को मिला है।
जहां एक तरफ कांग्रेस पाकिस्तान की तरफ सॉफ्ट थी, वहीं दूसरी तरफ वो चाइना को लेकर बिल्कुल टेंशन फ्री थी। लगता है 1962 का भारत चीन युद्ध कांग्रेस भूल चुकी थी और इसी का फायदा चीन उठा रहा था। चाइना भारत को इंडियन ओशन में घेरने में लगा हुआ था। चाइना भारत को इंडियन ओशन में घेरने के लिए स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा था। चाइना इंडियन ओशन के रूट्स में आने वाले देशों के पोर्ट्स को अपने कब्जे में ले रहा था। वहीं कांग्रेस आराम से सो रही थी। कांग्रेस की आंखें तब खुली जब चाइना ने श्रीलंका को डेथ ट्रैप में फंसा के उसके हम्बन टोटा पोर्ट को 99 साल के लिए लीज में ले लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि चाइना के इस एक्शन के बाद भी कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मीडिया बोलती बोलती थक गई। यहां तक कि कांग्रेस के टेन्योर में रहे भारत के फॉरेन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद ने भी ये मुद्दा उठाया था, पर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। पर जब बीजेपी पावर में आई, उसने स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल का जवाब नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी से दिया। चाइना जो दूसरे देशों के पोर्ट्स पे कब्जा कर रहा था, भारत को इंडियन ओशन में घेरने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए भारत ने भी दूसरे देशों के साथ उनके पोर्ट्स को यूज करने की डील करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा भारत ने चाइना को इंडियन ओशन में रोकने के लिए क्वाड ग्रुप का हिस्सा बन गया। भारत चीन बॉर्डर पे जब रोड बनाने की बात आती, तब कांग्रेस के पास पैसे नहीं होते थे। वहीं बीजेपी ने भारत चीन बॉर्डर पे इतनी रोड बना दी है कि चाइना की हालत खराब हो गई है। गलवान का मेन मुद्दा ही रोड से उठा है और इस बार इंडियन आर्मी और भारत सरकार चाइना को काउंटर करने के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। इंडियन आर्मी की तो बात ही छोड़िए, कांग्रेस ने तो इसरो तक का मनोबल तोड़ा। जब 2007 में चाइना ने एसैट एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया था, तब इसरो ने कहा था कि हम भी ये टेस्ट करना चाहते हैं। तब कांग्रेस ने उन्हें मना कर दिया। फिर उसके बाद 2012 में इसरो ने कांग्रेस को एसैट टेस्ट के लिए फिर से अप्रोच किया, तो उस समय भी कांग्रेस ने मना कर दिया। पर जब बीजेपी पावर में आई और इसरो ने बीजेपी से परमिशन मांगी, तो बीजेपी ने तुरंत परमिशन दे दी। फिर 27 मार्च 2019 को इसरो ने एसैट टेस्ट किया, जिसका नाम मिशन शक्ति रखा गया, जिसके चलते भारत दुनिया का चौथा देश बना जो अंतरिक्ष में दुश्मनों की सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। सोचिए, जो उपलब्धि भारत 2007 या 2012 में पा सकता था, उस उपलब्धि को भारत ने 2019 में हासिल किया। इससे एक चीज समझ में आती है कि कांग्रेस के पास बोल्ड डिसीजन लेने का करेज नहीं है। जहां वाजपेयी जी ने देश की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर टेस्ट तक कर लिया था, वहीं कांग्रेस एक छोटा सा टेस्ट करने का डिसीजन नहीं ले पा रही थी। ये बात मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, ये बात DRDO चीफ VK सरास्वत जी ने कही है। दोस्तों, आगे का कंपैरिजन आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा, जहां मैंने कांग्रेस और बीजेपी को डिफेंस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन पे कंपेयर किया है। मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि इससे वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती और आप लोग बोर हो जाते। इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी और आप लोग बोर भी नहीं होंगे। तो सेकंड पार्ट आप लोग देखिएगा जरूर, क्योंकि उसे देखने के बाद आप लोग शॉक्ड जरूर से हो जाएंगे। तो सेकंड पार्ट जरूर से देखिए।